बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कल सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कौमी असम्बली से पास हो गया और जो अपोजिशन की दी गई तरामीम थी, तजावीज़ थी, उनको मुस्तरद कर दिया गया। अपेरेंटली कल हमने देखा कि अपोजिशन के 150 अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की और हुकूमत की तरफ से 168। अगर मैं एब्सेंटीज़ की बात करूं तो 14 अरकान कौमी असम्बली जो ट्रेडी बेंचेस के थे वो नहीं आए और 10 अपोजिशन के वो मेंबरान थे जो नहीं आए। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि आपको याद होगा कि अपोजिशन का इस चीज़ को लेकर दावा था कि हम ये मिनी बजट या मेगा बजट हम इसको पास नहीं होने देंगे, हम हुकूमत के इत्तेहादियों के पास भी जाएंगे और हम उनको कन्विंस करेंगे कि वो इस बजट में साथ ना दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अददी बर्तरी तो टेलीफोन ने ख़त्म कर दी। कौन से टेलीफोन की बात की है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद इट ये कहा जा रहा है कि जी एक एडिशनल टैक्स बर्डन है जो पूरी कौम पे डाल दिया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपेरेंटली जो हुकूमत दावा कर रही थी कि जी हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको अचीव भी कर रहे हैं और हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये 350 अरब का जो एक लोड है ये अवाम पर डाला जा रहा है। इसका जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कहा कि इशू इस वक्त सिर्फ एक है, वो है डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन। बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़द में आए और यही वजह है कि पूरी अपोजिशन इसका एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। बहुत सारी मेजर चीज़ें उन्होंने कहा कि अगर हमने आईएमएफ के पास जाना था तो हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं थी आईएमएफ में के पास जाए बगैर। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीन मरतबा अपने टेन्योर के अंदर 13 मरतबा इन टोटल आईएमएफ के पास गई है और हम लोगों ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की है। इससे पहले हमने देखा कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जो गैर मामूली हालात जिसमें हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं परवेज़ खटक साहब, उनकी वहाँ पर बड़ी तलखी हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और हमाद अज़हर से, और कहा यह गया बाद में कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन उनके बयानात, उसके बाद जो हुकूमती अरकान की तरफ से ट्वीट्स आई, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई मीडिया के ऊपर, कुछ अनऑफिशियल लोगों ने हमें बताया भी कि नहीं वहाँ पर वाकई ही इतनी सिचुएशन हुई क्योंकि गैस को लेकर हमाद अज़हर की जो परफॉर्मेंस है उससे परवेज़ खटक साहब बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। क्या रहा ये सारा कुछ, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया लाहौर में सैफुल्ला मक्सी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं राजा यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ अली गौहर बलोच रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अली गौहर बलोच साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। पता नहीं कौन सी ऑपोजिशन की आप लोग और मक्सी साहब आप लोग बात करते हैं, लोग आपके वहां पर पूरे नहीं आए। आप लोग पहले कहते रहे थे कि जी हम लोग तो नंबर भी कर लेंगे, हम इत्तेहादियों को भी मना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग बस हवा में ही सारी बातें करते रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इत्तेहादियों को मनाना हमारा काम नहीं है। इत्तेहादियों को मनाना हुकूमत का काम है। सूरत हाल ये है कि हमारा हाँ ये बात जरूर है कि हमारी हाजिरी जो है वो भरपूर होनी चाहिए। कल जब आपको पता है कि इन्होंने हस्बे रवायत सारे आइन और कानून को बनाए ताक रखते हुए असम्बली की सारी कार्रवाई को बिल्डोज किया, तो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर मंसूर भरपूर प्रोटेस्ट था अपोजिशन का, और अपोजिशन की हाजिरी भी जो थी वो इंतहाई हौसला अफजा थी। अच्छा जी। जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में अरकान होते हैं तो कुछ अरकान जिनके घर में कोई मसाइल, कोई बीमारी की वजह से, कोई किसी और परेशानी की वजह से, कोई आउट ऑफ कंट्री गया होता है, तो कुछ थोड़े से परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो भी अपनी जेन्युइन रीजन की वजह से थे। 150 अरकान जो थे वो अपोजिशन के थे और इनके 168 थे। और उसके बाद जब हमने तीसरी बार काउंटिंग का कहा तो डिप्टी स्पीकर ने बिल्डोज करके हमारा वो मुतालबा तस्लीम ना किया, और रात के 12 बजे जो है वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के हवाले कर दिया।
हमने इस काले कानून की और काले बिल की, हम तो इसको मनी बजट नहीं कहते, मनी बिल नहीं कहते, हाँ। हम तो इसको काला कानून बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की रोटी रोजी छीन दे, जो पाकिस्तान की महंगाई में और इजाफा कर दे, जो पाकिस्तान की अवाम का जीना दोपहर कर दे, तो उसको मिनी बजट भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको काला कानून कहना चाहिए। तो अच्छा। मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन ने भरपूर अदा किया, लेकिन इसके साथ साथ इनके हुकूमती अरकान, आप जिस मर्जी बजट का रिकॉर्ड निकलवा ले सेशन का, तो आप देखेंगे कि वो इन्हीं की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है ये हुकूमत में बैठे हैं, वो इनके टिकट्स पर इलेक्ट होकर आए हैं, अभी उनको ग्रांट्स के लालच हैं, अभी वो हुकूमत के मजे ले रहे हैं, तो इसलिए वो अभी उनमें इतना जज्बा नहीं है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए इनके इस कानून की मुखालफत करें, इस बजट की मुखालफत करते, जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक बजट था, जो पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा कर रहा था, जो पाकिस्तान के लोगों की रोजगार छीनने वाला बजट था। उनमें इतनी सिक्कत नहीं थी कि इनके इत्तेहादी या इनके पार्टी में, अलबत्ता वो असेंबली की फ्लोर के ऊपर आप रिकॉर्ड, आज नूर आलम खान ने तकरीर की, पीटीआई के रुकन है, आप देखें उन्होंने आज भी अपनी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद की। इनके ऊपर तो जो भी तनकीद करता है ये उसको पार्टी से निकालते हैं। Okay. इनके मरकजी, अच्छा, मुझे जरा आपके सब जवाब की बातें सुन ले, मुझे अली साहब, मुझे जरा ये पॉइंट जो है ना, आप जस्टिस वजीउद्दीन की बातें सुन ले, आपका पॉइंट आ गया है। मुझे जरा ये चीज राजा यासिर के पास भी लेकर जाने दीजिएगा, फिर मैं सैफुल्ला मक्सी को भी अंदर ऐड अप करता हूं। राजा साहब, मुझे एक चीज समझाएं, आप लोगों के इत्तेहादी हर थोड़े दिनों बाद बयान देते हैं, चाहे MQM हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे GDA वाले हो, कि जी हम खुश नहीं हैं, अवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है और हमें अवाम का दर्द है। एंड में आके आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, लेकिन जब हम वोटिंग की बात देखते हैं तो आप लोगों के साथ मिल जाते हैं। ये सियासत कर रहे हैं आपके इत्तेहादी भी अवाम के साथ, ये क्या हो रहा है यहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच काजी साहब। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो यही माहौल रहता है, और सिंपल जब मैंडेट ना हो किसी एक पार्टी के पास और वो बैसाखियों पे अपने इत्तेहादियों पे डिपेंडेंट हो, तो ये हमेशा कोई आज की बात नहीं है। जब कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है तो वो ये मामलात जो हैं ये फिर चलते रहते हैं, और यही स्टाइल है। ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये इसी तरह मैनिपुलेट करती हैं पॉलिटिक्स को, और ये इंडिया में भी इसी तरह है। मल्टी पार्टी सिस्टम का ये एक प्रॉब्लम है, और उसके बरक्स जो 2 पार्टी सिस्टम है उसमें ये बेहतरी रहती है इवेंचुअली, और पाकिस्तान में इवॉल्व हो भी रहा था, फिर अनफॉर्चुनेटली वो डीरेल हो गया। तो अब तो ये तो रहेगा, इसलिए ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आप कह लें कि जब आप कुछ सीटें लेके आते हैं और गवर्नमेंट आप पे डिपेंडेंट हो, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो आप गवर्नमेंट से उठा सकें, और वो उठाते भी हैं, और फिर इसमें कोई माफी नहीं है इस काम में। तो एक तो ये बात है। ठीक है, ओके। अच्छा मक्सी साहब, ज़रा आपकी तरफ भी आता हूँ। आप लोग कहते थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते थे कि जी हम जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं इनके पास जाएंगे और हम इनको कन्विंस करेंगे कि ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ रहा है इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, इससे बड़ा एक इम्पैक्ट होगा एक आम आदमी की ज़िंदगी पर। क्या हुआ, सारा कुछ हवा में निकल गया, ऐसे ही है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो मंसूर। नहीं, बात ये होती है कि कोशिश ज़रूर होती है। हम ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन की कोशिश ही हो सकती है, बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ मोर टूल्स एट इट्स डिस्पोजल कि वो अपने इत्तेहादियों को किस तरह मनवा ले। हम एक कोशिश ही कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली ऑन द ट्रेजरी बेंचेस। आप लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें, IMF और पाकिस्तान की हिस्ट्री 1950 से अभी तक चल रही है। को 22 प्रोग्राम्स हमने एंटर किए हैं डिफरेंट रिजीम्स में। बिल्कुल पाकिस्तान का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक जो डेफिसिट आता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस वक्तन पर वक्तन फेस करने पड़ते हैं। IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF के पास जाने के बाद ही फिर बाकी लेंडर्स जो हैं उनके साथ आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बेहतर हो जाते हैं। बात वो नहीं है कि गवर्नमेंट IMF के पास क्यों गई या नहीं गई, इन्होंने कहा कि ये नहीं जाएंगे, फिर इन्होंने डिले किया एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर जाना ही था, बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाते, शुरू में जाते, एक क्लियर लाइन ऑफ पॉलिसी पकड़ते
और फिर आपके शायद टर्म्स एंड कंडीशंस बेहतर मिल जाते। ये हम देख रहे हैं कि विद इन एन IMF प्रोग्राम आपको दोबारा और सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत दोबारा एक मिनी बजट पास करना पड़ गया। अब आप ज़रा अगर थोड़ा सा देख लें, बिकॉज कैमरा जो है वो उसमें हर चीज़ आजकल रिकॉर्ड हो जाती है। शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिफोर ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर, उनके इंटरव्यू टीवी पे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को कि 3 साल में कितनी गलतियाँ की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम ग्रोथ बजट देंगे और आप देखेंगे इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। तो वो ग्रोथ बजट इज डाइड इन द मड इन लेस देन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपके ये हालात हो गए कि आपको मिनी बजट करना पड़ गया। इसमें 2 चीज़ें आप देख लें, जो 360+ बिलियन रुपीज़ हैं, 200 अरब रुपए तो आप अपनी डेवलपमेंट बजट से डायरेक्ट स्लैश मारेंगे, बिकॉज दैट्स द ईजीएस्ट वे जो आप कट करेंगे अपना डेफिसिट। तो वो जो ग्रोथ इम्पैक्ट आएगा वो आम आदमी को ही अफेक्ट करेगा। जो डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आएगी वो आम आदमी को अफेक्ट करेगी। बाकी चीज़ों पे जो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को करें, तो डॉक्यूमेंट करने के तो बहुत और तरीके इनके पास थे डॉक्यूमेंट करने की। जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजी अब इनके पास आ गई है, जितनी इंटीग्रेशन ये कह रहे हैं कि हम FBR को रिफॉर्म कर रहे हैं, नादरा के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीका था या ये बेहतर तरीका है? ठीक है। एंड एंड ऑफ इट ऑल देखें आप, आइन का एक तरीका कार है, पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट इस पार्लियामेंट की वजह से बनी है। आप कम से कम प्रोसीजर पूरा फॉलो करते। आपने सेनेट को उसके 14 मैंडेटेड जो दिन हैं, ऑल्दो सेनेट खाली रेकमेंड कर सकती है सिर्फ, और वो बिल पे वोट नहीं करती, बट एटलीस्ट उनको 14 दिन देते, बेहतर डिलिबरेशन हो जाती, बेहतर इनपुट आ जाता। अपने एलाइज को भी, ये वो नहीं की बात मैं कर लेता हूँ कि एलाइज जाहिर है फिर कोalition पॉलिटिक्स है, वो फिर आएंगे और वो अपना फ़ायदा लेके आपसे और आपकी बात मान जाएंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है ना अल्टीमेटली। अली गौहर साहब, एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल की बात हो रही है और साथ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी इनकम है और कंजम्पशन है और टैक्सेबल होनी चाहिए आपकी इनकम भी और जो कंजम्पशन है। आप लोग कहते हैं कि जी ऑपोजिशन पे उनका इल्ज़ाम ये था, आप लोग कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं जाना। अभी जो सैफुल्लाह मक्सी कह रहे हैं देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज जिनके ऊपर आप टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी पूरा मुल्क दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट लेवल मेरे ख्याल में इसका भी शायद नहीं है। और जो आज शायद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि अददी बर्तरी तो टेलीफोन ने खत्म कर दी, सर इसका क्या मतलब है, जरा ये भी समझा दें प्लीज। देखिए, इसका मतलब साफ जाहिर है। जो आपने आखिर में एक फिक्रा बोला है कि अददी बर्तरी टेलीफोन ने खत्म कर दी, तो जाहिर है आपको पता है कि ये हुकूमत जिस तरह से मौर्द वजूद में आई, ये कोई नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं मंसूर। ये लोग ऑलरेडी RTS सिस्टम की पैदावार है और पाकिस्तान की ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये एक गैर मुंतखब हुकूमत है और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है। यही देख लें कि जब से ये हुकूमत बनी है तो पाकिस्तान में रोज बरोज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। बल्कि अब तो हालात ये हैं कि ऑलमोस्ट मतलब है कि पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पे नहीं बल्कि मुआशी तबाही के गड्ढे में पाकिस्तान गिर चुका है मंसूर। और आज देख लें कि पाकिस्तान में वही बात जो पहले मक्सी साहब कर रहे थे कि वजीर खजाना तो ये फरमाते रहे कि भाई हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। ये भी वजीर खजाना साहब ने मीडिया पर कहा, आपके पास जरूर इसका क्लिप मौजूद होगा, वो जरूर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी बात को एक दफा फिर से सुनाएं। यही वजह, और फिर आज मनी बजट लेकर आए और ऑलरेडी जो पहले इन्होंने बजट लगाया उसमें बेशुमार टैक्सेस थे और इस दफा भी इनडायरेक्ट टैक्स भी इन्होंने बढ़ा दिए, GST भी बेशुमार आइटम पर डाल दिया। ना इन्होंने हेल्थ का छोड़ा महकमा, ना इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर का सेक्टर छोड़ा, हर सेक्टर में इन्होंने टैक्स लगा दिए। अब पहले लोग अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते मंसूर, पहले लोग अपने गैस के बिल अदा नहीं कर सकते, लोग आटा नहीं खरीद सकते 2 वक्त की रोटी करने के लिए, दवाइयां महंगी दवाइयां ले सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो आवाम है ये उस बेचारे को पर इससे बड़ा जुल्म नहीं है जो इन्होंने किया है। और IMF की टर्म्स एंड कंडीशन पर ये किया है। इनको चाहिए था कि उनसे निगोशिएट करते, अगर इनको इतनी मजबूरी थी तो कम से कम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर करवाते। इन्होंने तो आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको भी IMF के हवाले कर दिए। ठीक है, आपसे देखकर इस शोबे को कौन ज्यादा समझता होगा। तो जब हमारी खुद मुख्तारी नहीं रहेगी, जब हमारी रियासत के पास अपने ही स्टेट बैंक का कंट्रोल नहीं रहेगा और उससे और इंडिया से बैठे हुए जो
IMF के नुमाइंदे वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो हमारी तो मुल्की सलामती और हमारा जो न्यूक्लियर सिस्टम है पूरा, वो सारा का सारा ही मैं समझता हूँ कि अब मतलब है कि वो खतरात से दो चार हो गया है। ठीक। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत, यही नतीजा है, जब आप वोट के जरिए हुकूमतें नहीं बनाते, जब आप निजाम में मुदाखलत करते हैं, जब पार्टियां तोड़ी और बनाई जाती हैं, जब लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, जब टेलीफोन कॉल की बातें होती हैं, तो फिर उन ममालिक का यही नतीजा निकलता है। पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया अवाम फेस कर राजा साहब, ठीक हो गया राजा साहब। दो चीजें, एक तो टैक्स नेट को बढ़ाने की आप लोगों की हुकूमत, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करते हैं कि जी हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हमने जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उनको मजीद टैक्सेबल नहीं करना, उनकी अमाउंट को जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। लेकिन इसको फैलाने के लिए ऑपोजिशन का यह ख्याल है कि आप मुल्की सलामती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यह कहा है कि देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम IMF। सो मतलब आप फिर क्या वाकई ऐसी चीजें आप मुल्की सलामती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, कल को एटॉमिक एनर्जी के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर भी सवालात खड़े हो सकते हैं? जी देखें जी, ये तो जब भी कोई ऑपोजिशन में होता है जरूर करता है। और जो टेलीफोन कॉल की जहां तक बात इन्होंने की, तो ये भी इसी इंतजार में है कि कोई टेलीफोन कॉल आए और मियां साहब वापस आ जाए। तो टेलीफोन कॉल्स के तो इंतजार में इस मुल्क में हर पॉलिटिशियन लगता है, और खाम का ये मुनाफिकत वाली बात है कि आप कहें कि हम नहीं हैं और वो हैं, तो इसलिए काइंडली इस पे तो मतलब मेरा ख्याल है बात ही करनी फजूल है। ठीक है। अब जहां तक बात है IMF की, देखिए जो मैटर ऑफ फैक्ट है कि जब से पाकिस्तान बना है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा है, क्योंकि हम बहरहाल एक निज़ाम सरमायादारी को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम। इससे जो हमने अपनी डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, जिसके बहुत सारे मुखालफ हैं दुनिया में, इमैनुअल वॉलेस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसने लिखी थी, वो तो इस पूरे मॉडल के ही खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली जब से बना है इसी मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, और इसके चुंगल में से निकलने के हमारे पास एक दो मौके आए थे फ्रैंकली स्पीकिंग। एक था मुशर्रफ एरा में, आखिरी उसी पे बात करते हैं, जब बहुत सारा पैसा वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में आ रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी थी शायद शौकत अजीज के पास कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ ले जाता मुल्क को। उसके बाद अक्सर उन्होंने किया ये कि एक कंज्यूमर इकोनॉमी बना दी। कंज्यूमर इकोनॉमी में सिर्फ उन मुल्कों को सूट करती है जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चुकी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी, जिसमें मोबाइल फोन कल्चर और फाइनेंस कारें और मुख्तलिफ इस तरह की जो जिसको आप एक एशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने अगर हिंदुस्तान के मॉडल को देखें तो आपको ज़हन में होगा कि बड़ा लंबा अरसा इंडिया में कोई इंपोर्टेड गाड़ी नहीं होती थी, वो अपनी एम्बेसडर गाड़ी, इवन मिनिस्टर्स भी वही चलाते थे, पूरा मुल्क वही। तो हम उस मॉडल पे गए नहीं। हमारे पास मौका, मेरा ख्याल है, जब पैसा खुला था वो सिर्फ शौकत अजीज के ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा था। हाँ, उसके बाद अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी को तो कोई उनके पास फिस्कल स्पेस ही नहीं थी, बड़ी मजबूर, हाथ बंधे हुए थे, डाउनफॉल शुरू हो चुका था, वो मौका मिस कर चुके थे। हमने कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ा दी जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ता चला गया। अब उसको टैकल करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। पीपल्स पार्टी ने स्पेंडिंग रोकी, ये कोशिश थी उनकी। उसके बाद नून लीग का दौर आया तो इन्होंने स्पेंडिंग बढ़ा दी। इन्होंने मजीद कर्जे लेके, इनका ख्याल था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर देंगे, लंबा चौड़ा कर्जा लेंगे, उससे स्पेंडिंग होगी और स्पेंडिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आएगी, जो कि गुज़िश्ता दौर में नजर आ रही थी। लेकिन ऑब्वियसली वो नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, वो भी बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड ग्रोथ थी। जब आपकी वो इनपुट आनी बंद हुई तो आपने वापस भी करने हैं कर्जे, ऑब्वियसली उसके नतीजे में महंगाई आनी है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा है जो गुज़िश्ता दौर में साग डार साहब की थी और मजबूरन पीपल्स पार्टी को भी अपनानी पड़ी। इसमें इनका, मैं ये नहीं कह रहा जी 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 जी, ये हालात पर क्या की मजबूरी थी तो उसकी वजह से दे वर फोर्स्ड टू इनटू इट। और आपने अपने वोटर को भी सेटिस्फाई करना होता है, आपने डेवलपमेंट स्कीम्स पे स्पेंडिंग बढ़ानी होती है। तो अब जो बात ये करते हैं हम लोग, इमरान खान साहब के IMF के पास नहीं जाना चाहिए, वो यही वार्न करते थे कि वो जाना चाहते नहीं थे, मजबूरन अब जाना पड़ा। अब तो हालात ऐसे बने हुए थे कि अगर ना जाते तो डिफॉल्ट पे जा रहे थे हम। डिफॉल्ट ये कर्जे कोई हमने तो नहीं लिए हुए थे। ठीक ठीक। तो ये मजबूरन वी वर फोर्स्ड टू गेट इनटू इट दिस प्रोग्राम। और इसमें जब आप ज़ाहिर है कर्जा लेते हैं किसी इंटरनेशनल एजेंसी से, तो उनकी शराइत के मुताबिक टैक्सेशन को भी बढ़ाना पड़ता है।
अगर लोग अपना लाइफस्टाइल नीचे करने को तैयार हो, पूरा कौम एक डिसाइड कर ले कि यार हमने इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं चलानी, इंपोर्टेड चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी, फॉरेन टूर्स कम करने हैं, इंपोर्टेड कपड़े नहीं पहनने, तो ये, लेकिन ये कौम की मेरे ख्याल सोच अब चेंज होने वाली नहीं है। ठीक। हमारे पास अब सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है कि किसी तरह हम मुल्क को इकोनॉमिक ग्रोथ टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करके ले आए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और उसके बाद हम इस पॉइंट आ गया जी, चुंगल ठीक से हो, निकल जाएगा, ठीक हो, अदरवाइज वाकई मुश्किल। बिल्कुल ठीक है। एक तो देयर वाज नो ऑप्शन, मक्सी साहब, दिस इज राजा साहब व्हाट इज सेइंग कि देयर वाज नो ऑप्शन। नंबर 2, हुकूमत कहती है कि जी हमने 2019 से लेकर एज ऑफ टुडे, जब हम बात कर रहे हैं 2022 में, हमने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी नहीं लिया। हमने वो जो लेंडिंग थी और जो हुकूमतें लेती थी, और ये एक सबसे बड़ा एलिगेशन था कि जी हुकूमतों ने स्टेट बैंक को रखा ही इसलिए हुआ है कि वो पैसे छापे और हुकूमतें लें। उनने कहा जी एक तो ये नहीं लिया। नंबर 2, जो एलिगेशन लगाया जाता है कि गवर्नर अकाउंटेबल नहीं होगा, ये भी उन्होंने बताया कि जी गवर्नर बिल्कुल अकाउंटेबल होगा इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपको लगता है ये इनका व्यू पॉइंट ठीक है कि हमने डायरेक्टली स्टेट बैंक से नहीं लिया, कमर्शियल बैंक से उन्होंने बहुत पैसे ले लिए, लेकिन डायरेक्टली स्टेट बैंक से कुछ नहीं लिया? इसमें इस तरह से देख लेना कि जी एक तो अगर IMF के पास मजबूरन जाना पड़ा तो पहले दिन आपको इतना डिले नहीं करना चाहिए था। जब आई थी हुकूमत 2018 में, डिले करते 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 वो इस तरह के टर्म्स पे जाना पड़ा कि वो अब भुगत रही है कौम। एक दूसरा ये था कि स्टेट बैंक से अगर आपने बोरिंग नहीं की, हर गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरिंग करती है, सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं करती रही हैं, हर गवर्नमेंट करती है। अगर आप कमर्शियल बैंक से बोरो करते रहे हैं तो अभी रिसेंटली टी बिल्स के ऊपर जो इनको रेट आ रहा था, उन्होंने वो रेट एक्सेप्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने। हाँ। 2 हफ्ते बाद दोबारा जब किया तो वो और बढ़ गया रेट। तो आप एक कार्टेलाइजेशन हो गई और आपको मजबूरन फिर वो कर लेना पड़ा। इसी तरह LNG सेक्टर में भी इन्होंने इसी तरह किया, डिलेज़ की वजह से महंगा हो गया, आपको मिल नहीं रहा था मार्केट में। अल्टीमेटली तो आप ये सारा बर्डन आम आदमी के ऊपर डाल रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जी अमीर आदमी के ऊपर टैक्सेशन बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, बट आप ये देखें कि यहाँ तो कंजम्पशन बढ़ती गई है। गाड़ियों का देख लें, इन चीज़ों का देखें, तो अमीर आदमी ये चीज़ें ले रहा है। तो यू आर फाइनेंसिंग through either the commercial banks or through a policy from the state bank which is financing the consumption of the rich. True. Rather than the consumption of the poor. तो वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको आ रहा है, तो ये सारी मिस गवर्नेंस की तरफ जाती है ना, कि इनकी मिस गवर्नेंस है तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बोरोइंग हर गवर्नमेंट करती है, लेंडिंग हर स्टेट बैंक करती है, आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं उस बात पे बात हो रही है, फंडामेंटल्स पे तो बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अली गौहर साहब, 2 चीजें, एक तो कंजम्पशन, बिल्कुल सही बात की है कि लोन्स एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ अमीर के लिए शायद आज भी किया जा रहा है, इनिशिएटिव्स हैं गरीबों के लिए, मतवसत तबके के लिए, उन लोगों के लिए जो नई चीजें, लेकिन मेजरली आज भी बैंक जो है वो अगर लोन दे रहे होते हैं, दे आर मोर देन कंफर्टेबल कि हम अमीरों को ही लोन देते रहें, गरीबों के लिए थोड़ा सा व्यू पॉइंट फर्क होता है। सेकेंडली, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर अब कहा जा रहा है जी 150 रुपए तक पहुंच रही हैं, और नेपरा ने 4 रुपए 30 पैसे प्राइस बढ़ा दी है, और उसका जो इतलाक है वो नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में हुआ है। सर, इससे आपको क्या लगता है, एक ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट पहले, अगर मैं जो कमेंट्स चल रहे हैं हुकूमत के कि जी आम आदमी को रिलीफ देना है, लेकिन नेपरा, पेट्रोल, ये तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हर बंदे को देने हैं बाय ऑल मींस। मंसूर, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त मुल्क की है, अगर इस मुल्क को ऑटो पर भी चला दिया जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि इतने बुरे हालात ना हो। मतलब ऑटो सिस्टम पे, इसका ऑटो मोड पे लगा दे तो फिर भी शायद इतने बुरे हालात ना हो। अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है, देखें तमाम हुकूमतों ने बैरूनी कर्जे लिए, और लेकिन उन कर्जों का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ और किस तरह से हुआ, ये काबिल जिक्र बात है। अगर हमने 2013 से लेकर 2018 तक कर्जे लिए तो हमने डिलीवर किया। हमने पाकिस्तान में, आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस था, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। आपने देखा कि अगर हमने कर्ज लिया तो हमने मोटरवेज बनाए, अगर हमने कर्ज लिया तो हमने स्कूलों और अस्पतालों के हालात बेहतर किए, अगर हमने कर्ज लिया तो ज़रबे अल्ज़ जैसा ऑपरेशन हुआ, कराची की रौनकें बहाल हुई, पाकिस्तान में
दहशतगर्दी का तकरीबन 95% खात्मा होगा। ठीक है। तो इन लोगों ने तो कर्जे लिए बल्कि कर्जों में इजाफा किया। ये देखे ना कि जिस वक्त हम गए थे उस वक्त गर्दशी कर्जा कितना 700 अरब, आज 2700 अरब पर पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं आपके लोन लिए हुए हैं जिनको हम लोग उतार रहे हैं। देखिए नहीं, जब हमने कर्ज लिया, हमने उसमें से कर्ज भी उतारा, पिछले कर्ज हमने उतारे और उसके साथ डिलीवर किया। सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो बाहर से मुल्क में लेकर आए। हमने अपने टाइम में, आपको पता है हमारे वक्त में बिजली का जो यूनिट था वो 5 रुपए में मिला करता था जिमीदार को, और इसी के राउंड अबाउट आम कंज्यूमर को मिलता था। आज बिजली का जो यूनिट है वो देख लें कि वो 16, 17 और 20 रुपए है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट का बहाना कर देते हैं, कभी कोई नालायकी। इनको किसने रोका था कि जो इन्होंने बाहर से वो एग्रीमेंट करने थे और टेंडर ने किए और एलएनजी के, और वो इनकी नालायकी की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान को अरबों का नुकसान पहुंचा। मुझे ये बताएं कि ये भी इनको किसी ने समझाना था कि भाई जो बाहर से अरबों रुपए का कोरोना का फंड आया, खुदा के लिए ये गरीबों की ग्रांट है, उन पे लगने दे। इनका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि उसमें जो है वो मतलब करप्शन हुई है और भाई ये खा पी गए। हमारे वक्त में चीनी का क्या रेट था, हमारे वक्त पे डॉलर क्या था, हमारे वक्त पे हमारी पाकिस्तानी करेंसी का एक वकार था, एक वैल्यू थी। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर करवाएंगे। किधर क्या आप वो लिस्ट निकालें ना, अभी नेट पर आ जाएगी, जो आखिरी चंद ममालिक है वहां पर हमारा पासपोर्ट है। हर तरह से हम इनतात पजीर है। हमारा डाउनफॉल शुरू है जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है। मुआशी तौर पर हम तबाही का शिकार है, सियासी तौर पर हम इंतजार का शिकार है। फिर भी हम मुल्क पर नए नए तजर्बे करते हैं, नए नए लोगों को लेकर आते हैं और उनको वोट चोरी करके हुकूमतों को बिठा देते हैं। फिर पाकिस्तान में यही हालात आते हैं। इनके पास सिर्फ एक रटा रटाया जुमला है। यासिर मेरा भाई है और शरीफ आदमी है, अच्छी बातें करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं भाई जनरल बात कर रहा हूं कि इनके पास एक ही जवाब है, रटा रटाया। ये जी सब कुछ साबका हुकूमतों ने किया हुआ था। भाई साबका हुकूमतें तो सीना तान के हम अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं कि हमने क्या डिलीवर किया। हमारे वक्त में सिंगल डिजिट में महंगाई थी, पॉइंट आ गया मुझे के करीब थी। आज आप डबल डिजिट्स में चले गए और फूड इन्फ्लेशन में तो और ज्यादा आप आगे चले गए। ठीक, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी। राजा यासिर के लिए लंबी चार्जशीट अली गौहर बलोच ने पेश की है कि जी ये सब कुछ जो खराबी है ये आज की हुकूमत कर रही है। हम लोगों ने तो जो परफॉर्मेंस थी, हमने जो खराबियां थी, हमने तो सबके सामने बताया कि हमने क्या किया है। इस पर क्या जवाब देते हैं राजा यासिर? एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं उनसे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राजा यासिर हमायूं, आपके लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट अली गौहर बलोच ने कही। उन्होंने कहा कि जी हम लोग अपोजिशन में बुरे थे, जैसे भी थे, हम लोगों की परफॉर्मेंस पूरी मुल्क के सामने है, हम आज भी सीना तान के सबको बताते हैं हम लोगों ने क्या किया है। आप लोगों के पास सिर्फ एक बयानिया है कि ये पिछली दोनों हुकूमतें चोर डाकू लुटेरे थे और हम लोग ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग अवाम को कुछ सेल करने से कासिर हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मेरे भाई हैं, खान साहब बड़े भाई हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स जो ये बार बार बात करते हैं ना, वोट चोरी हो गए। कौन से वोट चोरी हो गए? 2 ही धड़ों में वोट होते हैं। नून लीग ने तो अपने वोट ले लिए, पहले वोट लिए तो तकरीबन वही वोट ले रही है जो उनके अपोनेंट वोट पढ़ते थे। आखिर किसी को तो पढ़े हैं ना, तो पीटीआई को ही पढ़े हैं इस दफा, पहले पीपल्स पार्टी को पढ़ते थे। तो ये तो एक हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं नून लीग वाले कि वो जी वोट चोरी हो गए। कैसे चोरी हो गए मुझे तो नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं तो अपने हल्के की आपको मिसाल दे सकता हूँ कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 2013 में मैंने और मेरे कजन थे सरदार गुलाम अब्बास, हमने जो मिलके वोट लिए थे और नून जीत गई थी हमारे मुकाबले में। इस दफा हम इकट्ठे थे तो हमने उनसे ज्यादा वोट ले लिए। और तकरीबन पंजाब के नॉर्थ से लेके साउथ तक हर जिले में मेरी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है किसी से, तो आई एग्जैक्टली नो कि सिचुएशन क्या है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इलेक्टेबल लोग हैं वो पीटीआई में आ गए और उनको नजर आया कि एक पीटीआई का नजरियाती वोट है, जमा हमारा अपना जो बिरादरी का या धड़े का वोट है वो ऐड होगा तो हम जीत जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि पीपल आर नॉट बाइंग दिस। हाँ, हो सकता है नून लीग के जो अपने वोटर हैं उनकी कंजम्पशन के लिए बात करते हो, लेकिन वो तो कायम है। इवन मेरे चकवाल में उतने ही वोट नून लीग ने लिए जितने 2013 में लिए थे, इस दफा भी उतने लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए जो नजर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस हम बताते हैं। ये भी दे कैन सेल इट टू देयर वोटर, क्योंकि जो लोग इस बात को समझते हैं
कि जब आप कर्जा लेके जब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते, ऐसा काम नहीं करते जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तब तक उस कर्जे का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो आपको पे बैक तो करना है। जब आपने कर्जे लेके ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिनकी आमदनी कोई नहीं है, जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो आपको जब पे बैक करना पड़ेगा तो महंगाई फेस करनी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मोटरवेज पे अगर इन्होंने स्पेंड किया है, तो वो अगर सी पैक बन रहा है और वो जब चल पड़ेगा तो उसे आमदनी आ जाएगी। अदरवाइज तो ये एक लग्जरी मंसूबा है जो स्पेशली लाहौर को पिंडी से जोड़ा था इन्होंने, तो दैट मोटरवे वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। इट वाज एक ऐसा आप काम कर रहे थे जो कि एक लग्जरी थी मेरा ख्याल में गरीब मुल्क के लिए। उससे पहले मोटरवे जरूर बननी चाहिए, मेट्रो भी बननी चाहिए, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये काम बाद में किए जाते हैं। पहले आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे तवज्जो देते हैं, उसके लिए आपको सस्ती एनर्जी की जरूरत होती है, और सस्ती एनर्जी बनती है पानी से सबसे ज्यादा। आपने कितने डैम बनाए हैं गुज़िश्ता अयूब खान के बाद से लेके अब तक, कौन सा डैम बना है? अगर पाशा डैम पे एक्चुअली काम शुरू भी हुआ है, ठीक है, अनाउंस तो किया था जरदारी साहब ने भी, अनाउंस तो मियां साहब भी करते हैं, लेकिन काम इस दौर में शुरू हुआ है। और मोमन डैम पे काम हो रहा है, जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बिजली सस्ती करेंगे। Okay. ये जो बात करते हैं ना कि बिजली सस्ती थी महंगी होगी, तो आप पेट्रोल से महंगी बिजली लेके अगर सब्सिडाइज रेट पे बेच रहे हैं, तो लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती थी। फिर इवेंचुअली इन्होंने ही महंगी करनी शुरू की, और वो जो नेचुरल रेट है, जो एनर्जी का दुनिया में रेट है, उसके बराबर आपको लेके आनी पड़ती है। ये मजबूरी है। आपको फैक्ट्स, आप अपनी आवाम को वो कह लेना कि एक ये इस तरह जिस तरह आप एक घर के सरबराह हैं और आप अपने बच्चों को ये नहीं फील होने देते कि हालात क्या है, कर्जे लेके उनको इजी रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको फेस करना पड़ता है। ये इतनी सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है। तो आप चीजों को करेक्टिव कोर्स पे लेके आ रहे हैं, और 3 सालों में मुल्क तबाह नहीं होते ये पॉलिसी आप बनाते हैं तो अगले 10-20 साल तक इसका असर रहता है। तो मेरा 85 से लेके ऑनवर्ड्स जो भी नून लीग की पॉलिसीज रही है वो हम भुगत रहे हैं, और उसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं थी। हमेशा शॉर्ट टर्म अपने जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, स्पेशली अर्बन पंजाब, उसके लिए करने के लिए पॉलिसीज बनाई, पॉइंट आ गया जी आपका, उसको बनाई है, वो इनसे खुश हैं, वोट भी देते हैं इनको। ओके, ठीक हो गया। अच्छा बख्शी साहब, आपने पॉइंट सुना। अब दो चीज़ें हैं कि जी करेक्टिव कोर्स हम लोगों ने क्या करना है। हुकूमत जो कह रही है वो कहती है जी आप लोगों की सारी खराबी थी जिसको ठीक हम लोग अब कर रहे हैं। मैंने पीपल्स पार्टी की बात नहीं की। नहीं, मैं तो अपोजिशन की बात कर रहा हूं। मैं पीपल्स पार्टी को आपकी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, आप रेस्ट श्योर के। अच्छा, करेक्टिव कोर्स के लिए इस वक्त हुकूमत चल रही है। जो खराबियां हुई वो आप लोगों की हुकूमत की वजह से हुई। पीपल्स पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑपोजिशन क्योंकि आपकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, सो आप लोगों की वो तमाम खराबियां हैं जिनको इस वक्त हुकूमत ठीक कर रही है। और उसके लिए ऑब्वियसली 3 साल एक बहुत छोटा स्पैन है। पिछले 72 साल से आप लोग हुकूमतों में हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डू यू एग्री ऑन दैट? बात कर रहे हैं मतलब 72 साल से हम कहाँ हुकूमतों में, 72 साल पाकिस्तान को हो गए। एनीवेज, मैं आई कैन से जो पीपल्स पार्टी का जो रिसेंट दौर है 2008 के बाद, तो वर्ल्ड इकोनॉमी वेंट डाउन, आपको अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी था, IMF के पास गए, डॉलर भी थोड़ा बहुत चढ़ा, बट इट्स अगेन अबाउट मैनेजमेंट। आई थिंक जितना फ्यूल प्राइसेस उस ज़माने में ऊपर गई थी, एक दूसरा जितना हमें एक्सेस टू क्रेडिट या कैपिटल मार्केट्स नहीं था, बिकॉज जो अमीर मुल्क थे वो अपने ही बैंक्स को और अपनी इकोनॉमी को बेल आउट करने में लगे हुए थे, तो देयर वाज नॉट इनफ अराउंड के वो गरीब मुल्कों को बांटते फिरते। ठीक है। उन मुश्किल हालात में भी आई थिंक वी फेयर्ड बेटर, और हमने कोशिश फिर भी ये की बहुत मुश्किल हालात में। उस ज़माने में आप दो और चीज़ें देखें कि जितना एक्सपेंडिचर आपका हो रहा था ऑन द वॉर अगेंस्ट टेरर, जो टेररिज्म के हालात यहाँ मुल्क में थे, यहाँ इस हद तक हालात थे कि 2013 में सियासतदान कैंपेनिंग नहीं सही तरह कर सक रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई वुड से कि आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी अपना PTI को मिली 2018 में, जैसे भी मिली उस डिबेट में नहीं जाते। ठीक है। जो इन्होंने मिस गवर्नेंस की है, जिस तरह से मिस गवर्नेंस को भी छोड़ दे, जो इनडिसाइसिवनेस शो की है इन्होंने इन देयर डिसीजन मेकिंग वीज़ा वी द IMF, वीज़ा वी द इकोनॉमी, वीज़ा वी हाउ टू मैनेज थिंग्स इन पार्लियामेंट, बुलडोजिंग लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अब देखें 4th ईयर चल रहा है समझे इन अ सेंस इनका, तो अब इनको अपने ही एलाई से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, ज़्यादा प्रेशर होता है जब भी कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस आ जाता है। और अब तो कल जो न्यूज़ में आ रहा था कि इनको इंटरनली अब बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, प्रेशर फ्रॉम देयर ओन बैक बेंचेस या इवन सीनियर फिगर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट,
कि उनको डर ये है कि आने वाले इलेक्शन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके ठीक लिए। ठीक। अली गौहर साहब, कल जरा मुझे बताइएगा, मैंने भी राजा यासिर से भी इस पे पूछता हूँ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें हमने देखा परवेज खट्टक, हमाद अजहर के दरमियान बड़ी एक हॉटेड डिबेट हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की भी अंदर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कह दिया अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है हुकूमत के अंदर, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं इसलिए हर कोई अपना बता रहा है कि जी आप मेरी वजह से बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये वो वाली सिचुएशन है या परफॉर्मेंस का इशू आप समझते हैं? जी अली गौहर साहब। नहीं मंसूर, देखें ना, जब हुकूमत जी जी आ रही है, जी जी फरमाएं। मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है जी अली गौहर साहब की देखिए, आवाज। सूरत हाल ये है मंसूर जी, के जी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इनके अंदर वो लोग हैं जिनको अभी यासिर हुमायूं कह रहे थे कि इलेक्टेबल, एक्चुअली तो वो ये है कि वो इनकी पार्टी के चेहरे ही नहीं थे। वो लोग लाए गए जिनको आपको पता है कि जनूबी पंजाब से लोगों को तोड़ा गया कि भाई आपका सूबा बना देंगे, वो सूबा बना। हजारा वाले कल प्रोटेस्ट कर रहे थे असेंबली के बाहर कि हमसे वादा किया कि हमारा सूबा बना देंगे, उनका सूबा बना। इन्होंने तो लोगों के साथ झूठे वादे किए, कंटेनर पे खड़े होकर जो इमरान खान नियाजी साहब ऐलानात किया करते थे। आज पाकिस्तान की अवाम उस इमरान खान को ढूंढ रही है कि भाई वो शख्स किधर चला गया जो हर बात पर झूठ बोल कर गया। इमरान खान साहब तो ये भी कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जब मुल्क में टैक्स महंगाई हो तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर होते हैं। ये बातें हमने नहीं की हुई, ये खुद इमरान खान साहब ने की हुई है। देखिए, इनकी अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएं तो चेक करें, असेंबली के फ्लोर के ऊपर इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर आपको तनकीद करते हुए नजर आते हैं। नूर आलम खान ने आज भी असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की और बड़ी शदीद तनकीद की है अपनी पार्टी के मतलब है कि हालात के ऊपर। यही तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जुबानें अब दबाई जाती है। कल आपको अहमद जवाद आपके प्रोग्राम में आते रहे, आप उनके बयान सुनने के, वो मीडिया पर आजकल आकर क्या कह रहे हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जो थे वो भी इन्हीं की पार्टी के अंदर थे। ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो भी इनके बानी अरकान में से थे। तो आज जो असेंबलियों के अंदर भी इनके अरकान है वो हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। उन्हें पता है कि कल को हमने पाकिस्तान की आवाम के पास जाना है। मैं राजा यासिर हुमायूं साहब से पूछता हूं कि ये बिल्कुल एक, मुझे इस बात का अंदाजा है कि सही बात, जितनी महंगाई है, मुझे ये बताएं कि कल को ये कैसे लोगों को फेस करेंगे अपने हल्के में। जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या लोग इनको वोट करेंगे? वो इनको बताएंगे नहीं कि अद्वियात का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है। आज हालात ये थे कि जब इन्होंने कल वो लेजिस्लेशन बिल्डोज की तो उस वक्त मंसूर इन्होंने असेंबली के अंदर जो लॉबीज जहां पर गेस्ट बैठते हैं, लोग आकर इजलास देखते हैं, वो भी इन्होंने लॉक कर दिया, लोगों को इजलास तक नहीं देखने दिया। तो ये अवाम में जाकर फेस क्या करेंगे जो लोगों को इजलास भी नहीं देखने दे रहे, जहां पर ये IMF के हवाले पाकिस्तान का पूरा मुल्क कर रहे थे और गिरवी रख रहे थे पूरे पाकिस्तान को, और वो भी उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अब आपने कितनी महंगाई करनी, लोगों में तो पहले शिक्कत नहीं है। लोग बेचारे तो आज उनके पास दवाई का पैसा नहीं है, उनके पास बिजली का बिल जमा कराने का पैसा नहीं है, उनके पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है, वो घी और चीनी नहीं खरीद सकते। आप सिर्फ उनको, इनकी चीजें आपको ये सोशल मीडिया पर नजर आएंगी, ट्विटर पे नजर आएंगी, व्हाट्सएप पे नजर आएंगी, ये कर दिया, ये हेल्थ कार्ड दे दिए। हेल्थ कार्ड मुझे बताएं, कोई पूछता नहीं। मुझे जरा अली भाई ये सब ना उनका कोई टेस्ट होता है। ठीक है, मुझे जरा ये चीज राजा यासिर के पास भी लेकर जाने दें। राजा यासिर जरा कैंडिडेट बताइएगा, बड़ी ओपनली बात करते हैं, कल क्या हुआ है वहां पर, व्हाई इट हैज हैपेंड? कोई प्रेशर है, कोई केपी की तरफ से प्रेशर है? कहा जा रहा है कि जी सीएम केपी ने भी एक मैसेज किया, ऑडियो मैसेज अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि जी गैस जो है वो केपी की बजाय आगे जा रही है, आप इसके ऊपर रिस्ट्रेंट शो करें प्राइम मिनिस्टर के सामने। व्हाट वाज दैट? ये इस पे बताता हूँ जी। पहले तो खान साहब जो झूठे को डिफाइन कर रहे हैं ना, उसको जरा क्लैरिटी की जरूरत है। जी जी। देखिए, आप एक वादा करते हैं, आप कोशिश करते हैं, पूरा अभी नहीं हुआ,
नहीं हो सका, आपने कहा IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जाना पड़ गया, ये झूठ नहीं होता। उस वक्त आपका इरादा यही था कि हम नहीं जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ गया, वी हैव टू बैक ट्रैक। झूठ होता है जब आप कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान में, इंग्लैंड में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, इसको झूठ कहते हैं। झूठ होता है जब आप कहते हैं कि मैं तो मरण लगा है, मैंने बचाओ, आई एम ऑन द डेथ बेड, मैं बाहर जाके इलाज कराना चाहता हूँ, फिर वहां जाके आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कॉफी पी रहे होते हैं और बड़े फाइन रेस्टोरेंट्स में डाइन एंड वाइन कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं झूठ। ठीक है जी। ये झूठ नहीं होता जिसकी ये बात करें, एक बात। दूसरी, जो आप PTI की इंटरनल मामलात की बात करें, ऑब्वियसली महंगाई है, मैं आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, ठीक है जी। और हमारे पास 1.5 साल है, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि करेक्टिव कोर्स पे ले आए, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, कुछ लोगों को रिलीफ दे दें, और अगर ना दे सके तो नून लीग को ही फायदा है या पीपल्स पार्टी को फायदा है। ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियसली जब कोई भी पार्टी रिलीफ ना दे सके लोगों को तो लोग वोट नहीं देते, इसमें कौन सी, फर्स्ट वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। पाकिस्तान तो बड़ा छोटा मुल्क है और बड़े लोग, गरीब लोग हैं, उन पे वाकई बड़ा बुरा इफेक्ट है। इंशाल्लाह वील ट्राई टू डू आवर बेस्ट के इलेक्शन से पहले करेक्टिव कोर्स पे ले आए। ना ला सके तो इनकी तो खुशी की बात है ना, अफसोस तो जाहिर है, तो तकलीफ तो उसकी हमें ही होगी। ठीक। आखिरी बात आपने की कि जो पार्टी के अंदर के मामला, लेकिन PTI में बड़ा एग्लिटेरियन कल्चर है। परवेज खटक साहब तो खान साहब के एचिसन कॉलेज के क्लास फेलो या आगे पीछे थे, 1 साल आगे थे, तो उनकी बड़ी फ्रैंकनेस है आपस में। ये इंटरनल मीटिंग थी, मैं जब बचपन से देख रहा हूं कि जो जंग अखबार था ना, उसमें हमेशा सेंसेशनल खबर होती थी और नवाए वक्त में सीरियस खबर होती थी। तो जियो टीवी जाहिर है उसी का सक्सेसर है। सारे मीडिया ने राज साहब इसको कवर किया, ये तो नाना कहे, सारे मीडिया ने इसको कवर किया, जिस एक चैनल ते ना पाओ, सारे ने कवर, ARY ने भी कवर किया सी, ऐसी कोई गल नहीं है। कवर तो सबने किया था, लेकिन उसमें जितना मसाला जियो ने लगाया वो शायद किसी और ने नहीं लगाया, ARY ने भी लगाया था। ठीक है। तो मेरे लोगों ने कुछ तो देखना है टीवी पे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये PTI में आम सी बात है। मुझे भी 15 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे गर्मी सर्दी नोक झोंक होती रहती है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राजा यासिर माइयो, थैंक यू वेरी मच। सैफुल्लाह मक्सी, थैंक यू वेरी मच जी। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों आने का बहुत शुक्रिया जी। फिर से ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल लाहौर में बिलाल यासीन जो रुकन सूबाई असम्बली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ जिसके अंदर वो बड़े सीरियसली इंजर्ड भी हुए। ये एक बड़ा सीरियस केस था। सीरियस केस नॉट के एक बिलाल यासीन को हुआ था, इट वाज अ पार्लियामेंटेरियन। रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि वो हुकूमत में है, ये इस वक्त अपोजिशन में है, पार्लियामेंटेरियन जो होता है उसका सबसे मेजर जो उसकी USP होती है वो उसकी फ्री मूवमेंट होती है। और इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लाहौर के ऊपर, लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, लाहौर की पुलिस के ऊपर खड़ा हो गया कि जी क्या वजह है कि ये चीज़, इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई समझने वाला नहीं है, चीज़ों को ठीक तरह देखा नहीं गया। इसको एड्रेस करने के लिए मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा राव सरदार को, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हैं, जिन्होंने लाहौर में एक बहुत अच्छी टीम अपेरेंटली सामने लगाई है, जिसके अंदर CCPO लाहौर हैं फयाज देव, जिसके अंदर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर है शहजादा सुल्तान, जिसके अंदर SP जो CIA के हैं आसिम इफ्तिखार। ही इज़ द मैन हु हैज़ डन इट ऑल। और एक क्रेडिट आज मैं देना चाहूँगा, एक इज़्ज़त थी जो CIA ने लूज़ कर दी थी, लेकिन जब से आसिम इफ्तिखार आया है, जब से शहजादा सुल्तान आए हैं, जब से नए CCPO आए हैं, एक वो जो वक़ार था CIA का वो रिवर्ट बैक हुआ है। अब सीन ये होता है कि जी इस केस के लिए CIA को टास्क कर दिया जाता है, और CIA मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है तो वो अपनी चाबी वहाँ छोड़ जाता है, मतलब अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत वहाँ पर छोड़ जाता है। अभी ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये एक वाहिद वीडियो है जो कि जेन्युइनली जिसकी ऑथेंटिसिटी भी है और जिसमें आपको नज़र आएगा कि ये जाते हुए ये लोग अपनी पिस्टल वहाँ पर फेंक कर चले गए। ये तकरीबन 80 से 90 इस पूरे एरिया के अंदर 80 से 90 CCTV कैमरास लगे हुए थे, जिनको 6 टीमों ने मॉनिटर किया, और इनमें से 1 या 2 वीडियोस देखी, फुटेज जो सामने आई, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो इस पिस्टल के गिरने से ट्रैक डाउन शुरू हुआ कि जी कहाँ पर है। उसके बाद इनको किधर से इशू हुई, उनको अरेस्ट किया गया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, और उन तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जी हम लोगों ने ये किया है। एक
शख्स है जिसका नाम है मियाँ विकी। ये लाहौर का, मैं अगर ये जुमला कहूँ कि सबसे बड़ा जवारी है तो इसमें गलत नहीं होगा। ये हफ्ता भी देता रहा है और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो उनके साथ इसके ताल्लुकात हैं। अलॉन्ग विद इट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनको ये शख्स स्पॉन्सर करता रहा है इसमें। और इसको इस वक्त हमें पता, पुलिस को ये पता चल चुका है, ये इस इंसिडेंट से जिस दिन बिलाल यासीन पे हमला हुआ है उससे 2 दिन पहले दुबई भाग कर चला गया। और लेकिन नाउ पुलिस इज बिहाइंड हिम एंड देयर शॉर्टली बी अरेस्टिंग हिम। अब इस चीज़ को, इस पूरे एक्शन को, इस पूरी जो टीम्स थी, ये तकरीबन 10 लाहौर पुलिस की CIA की टीम्स बनाई गई जिनको हेड ऑब्वियसली आसिम इफ्तिखार कर रहे थे, DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, CCPO लाहौर इनको देख रहे थे, IG पंजाब ने ऑब्वियसली। और इसमें आज मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, मैं बहुत एनालिसिस करता हूं और बड़ा क्रिटिक हूं हुकूमत पंजाब का। इस दफ़ा मैं ज़रूर कहूँगा कि उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत ने मेरे ख्याल में सपोर्ट किया है पहली मरतबा पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस के सरबराह को, कि आप लोग करें और आप लोग अपनी पसंद के लोगों को लगाएं और आप रिजल्ट दें। सो ये अगर मैं देखूं इस सारे केस में पुलिस ने स्पेसिफिकली, CIA ने बहुत प्रोफेशनली काम किया है, चीज़ों को लेकर चली है और उन्होंने ट्रैक डाउन किया एक एक चीज़ को। फोकस जो था उनका वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पर था। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही इस सारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडिया के ऊपर बहुत सारी तस्वीर दिखाई गई कि ये शख्स है और ये शख्स है। ऐसी सारी तस्वीरें में से एक भी तस्वीर CIA पुलिस ने इशू नहीं की, बिकॉज वो जिन लोगों के पीछे थे वो इनकी आड़ में छुपते उनको ऐसे फील हुआ कि जी हम छुप जाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें तो किसी और की चल रही हैं, हमारा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह इस सारे केस के अंदर इन लोगों ने काम किया है, मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई किया है और उसको अब शॉर्टली अरेस्ट करेंगे, ये एक बहुत सक्सेस होगी लाहौर पुलिस की और स्पेसिफिकली CIA की। याद रहे कि आसिम इफ्तिखार जो SP CIA है, ही इज़ द सेम गाय। जब मोटरवे सानिया हुआ था तो तब इसने ये इन्वेस्टिगेट किया था एंड दे वर एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट। उस वक्त भी DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान थे। और अब ये जो एक नया माइंडसेट चला है, मेरे ख्याल में पुलिस ने अपनी इज्जत को बहाल किया है। पूरा मुल्क पुलिस को सबसे बुरा गर्दानता है, कहते हैं जी ये लोग, लेकिन अपेरेंटली एक ऐसी फीलिंग आ रही है स्पेसिफिकली ये जो लाहौर की इन्वेस्टिगेशन टीम है इसको देख के कि राव सरदार हैज़ पिक्ड अप अ गुड टीम फॉर लाहौर। मैं अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने ऑपरेशंस की अभी बात नहीं की, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। CCPO लाहौर इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, हु इज़ कंफर्टेबल विद द टीम मेंबर। शहजादा सुल्तान है सीनियर पुलिस ऑफिसर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है, ही इज़ हेडिंग ऑल द थिंग्स। और जो उनकी पूरी टीम है, चाहे वो CIA की हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, डिविजनल इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हो, ये सारे एक जॉइंटली एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और इनके जो डिलीवर करने की रेशो है वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बिलाल यासीन का ये केस है जो एक एग्जांपल हमारे सामने है, जिसको इन लोगों ने मॉनिटर किया, जिसको इन्वेस्टिगेट किया और बड़े बेहतरीन तरीके से इसका रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। मेरे ख्याल में ऐसी टीम्स को पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और अगर आज मैं उस्मान बुज़दार की तारीफ़ कर रहा हूँ, हुकूमत पंजाब की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो उसका क्रेडिट जो है वो यही है कि आप लोग लोगों को, अपने अफसरान को काम करने का मौका दें, उनको मौका मिलेगा, वो डिलीवर करेंगे। और जब वो डिलीवर करेंगे तो मेरे ख्याल में पूरा मुल्क और तमाम मीडिया, आपको किसी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मीडिया खुद बताएगा जो रियलिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। ये एक कहानी थी, वाक़या था जिसको मेरा ख्याल था कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसी चली हैं। अ वेरी गुड वर्क वंस अगेन हुकूमत पंजाब, उस्मान बुज़दार एंड हिज टीम। अ वेरी गुड वर्क बाय IG पंजाब राव सरदार, फ्रॉम CCPO लाहौर फयाज देव, फ्रॉम नन अदर दैन DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, and SP CIA
आसिम इफ्तिखार। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह आप लोग काम करें और जब ये मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तब हम स्पेसिफिकली इस पे एक प्रोग्राम करेंगे जिस पे हम सीसीपीओ लाहौर को, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को और एसपी सीआईए को अपने प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन इस मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मियाँ विक्की जैसे जो नासूर हैं इनको पकड़ना भी लाहौर पुलिस की, जबकि पूरे पाकिस्तान की जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ ये जिम्मेदारी लाहौर पुलिस के ऊपर है और लाहौर इन्वेस्टिगेशन की टीम इसको ज़रूर पकड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।